ट्रम्प के पास अब कौन से विकल्प बचे हैं? क्या सरेंडर करने के दिन आ गए? लेकिन ईरान ने इस बार इस स्ट्रेटजी से पूरा ये वॉर इधर 20वें दिन तक लेके आए हैं कि अमेरिका को लॉस बहुत हुआ। तालिबान के साथ में क्या हुआ, अमेरिका ने 20 साल युद्ध लड़ा, अंतिम में वहां से हथियार वगैरह सब छोड़ के वहां से चला गया। एक मेंटलिटी इस आदमी की ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कि वो चाहते हैं कि मैं जो हूं वर्ल्ड पर राज करूं। एक अभी मैंने जीडी बख्शी सर का भी इंटरव्यू किया, तो हर रोज वो ड्रोन पे ड्रोन, मिसाइल पे मिसाइल ठोके जा रहे हैं और वो बड़े बड़े मिसाइल मार रहे हैं साहब। ईरान बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी पे चला है साहब, हम तो हैरान हो गए हैं स्ट्रेटजी देख के। ईरान के साथ युद्ध लड़ते लड़ते अब अमेरिका और ट्रम्प के ये हाल हो गए हैं कि गोला बारूद, मिसाइल और ड्रोन खत्म होने को हैं। रक्षा बजट लगातार नीचे की ओर जा रहा है और उसके बाद $200 बिलियन की मांग ट्रंप से खुद की गई है, पेंटागन ने की है। सालाना बजट है $800 बिलियन का, लेकिन उसके बावजूद अब पैसा इतना कम पड़ गया है कि अब क्या सरेंडर करने की नौबत ट्रंप के सामने आ जाएगी? क्या ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाकर रख दिया है? अमेरिका में हालात खराब हैं, जनता में आक्रोश है, तो वहीं सरकार में भी हालात कोई ठीक नहीं है। संसद में भी इन दिनों ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आपको बता दें कि 18 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई है ताकि रक्षा बजट को बढ़ाया जा सके। कैसे हाल हैं? क्या ट्रंप अपने ही बिछाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं? क्या ट्रंप अब सरेंडर करेंगे? कैसे हालात हैं, ये सब जानेंगे। विनीत सर हमारे साथ हैं, सारी जानकारी हमें देंगे आसान भाषा में। सर, पहला सवाल, ट्रंप के पास अब कौन से विकल्प बचे हैं? क्या सरेंडर करने के दिन आ गए? नहीं, अभी ये कहना, अब यूएस है, यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा उसकी वर्ल्ड की पावरफुल डिफेंस उसके पास में, उसकी नेवी वर्ल्ड की नंबर 1 नेवी है। तो आप ये कहना कि एकदम सरेंडर, तो अभी ये अतिशयोक्ति है। लेकिन ये जरूर आप कह सकते हैं कि ईरान ने अपनी, अगर उनकी आप दोनों की पावर मिलिट्री की अगर आप कंपैरिजन करें तो उसके आगे ईरान कहीं नहीं टिकता। लेकिन ईरान ने इस बार इस स्ट्रेटजी से पूरा ये वॉर इधर 20वें दिन तक लेके आए हैं कि अमेरिका को लॉस बहुत हुआ। इसका कारण है, अमेरिका जिस ईरान को जाना जाता है अपने खतरनाक और सस्ते ड्रोन्स के लिए, उसको जाना जाता है मिसाइल्स के लिए, उसको जाना जाता है अपनी लड़ने की क्षमता के लिए, उसको जाना जाता है कि वहां की भौगोलिक स्थितियों के लिए। आज की वॉर केवल इस पर डिपेंड नहीं होती कि आपके पास में 10 क्रूज मिसाइल है, मेरे पास में 5 क्रूज मिसाइल है, तो 5 वाला बड़ा हो गया, 10 वाला 5 वाला छोटा हो जाए, 10 वाला ज्यादा नहीं। आप वॉर की आप देखिए, तालिबान के साथ में क्या हुआ, अमेरिका ने 20 साल युद्ध लड़ा, अंतिम में वहां से हथियार वगैरह सब छोड़ के वहां से चला गया। आज भी तालिबान फिर सत्ता में आ गया और वैसे चल रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि जिस जगह पर वॉर हो रही है वहां की स्थितियां क्या हैं, वहां की भौगोलिक स्थितियां क्या हैं। ईरान की भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा वहां पर चैलेंजिंग है, और ईरान जो है वो छोटे छोटे ग्रुपों में प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उसके, वो युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए आपने लेबनान में किस तरह से हिजबुल्लाह वहां समर्थन कर रहा है, दूसरे कुर्द लड़ाके भी हैं जो कि वो हुती है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉक्सीज है, वो वॉर लड़ रहे हैं। इनके पास में आप अब एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक ड्रोन जी 35-40 लाख का पड़ता है मान लीजिए, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइलें जा रही हैं वो 4 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ऐसे जा रही हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली रेट नहीं है, लेकिन अंतर इतना बड़ा है वो उसके ड्रोन्स को अटैक करने के लिए। तो इसमें बहुत भीषण अमेरिका को डेंट लगा है। उसका जो इकोनॉमी है उस पर भले ही अभी आपको कुछ असर नहीं दिखेगा, लेकिन इसके जो जितने भी आप विदेशी रिपोर्ट्स को पढ़ लें, विदेशी लोगों को उधर पे जो अमेरिका के एनालिस्ट उनको सुनिए, वो साफ बता रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा डेंट अमेरिका को पड़ेगा, इसके दूरगामी परिणाम भी भुगतने होंगे। और रिसेशन की बात भी कही जा रही है कि रिसेशन तक की नौबत जो है पूरी दुनिया के सामने ये खतरा मंडरा सकता है। लेकिन पेंटागन ने अब पैसे मांगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे एक आप मेंटलिटी समझ में आ रही है कि ये युद्ध को ट्रंप कहां तक ले जाना चाहते हैं, इतना पैसा किस लिए चाहिए। क्योंकि ट्रंप साहब तो चले थे कहां, तो ईरान को मुल्लाओं से मुक्त कराने। उनका ये कहना था साफ तौर पर, जो कट्टरपंथी हैं वहां के जो बड़े शासन अधिकारी हैं उनको मुक्त कराना था उन्हें। लेकिन क्या ट्रंप अब ये इन हालातों में खुद ही फंस गए? क्योंकि जिस तरह से रक्षा बजट था इनका $800 बिलियन का, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा देश और अपने आप को महाशक्ति कहने वाला ये देश, और ट्रंप अब खुद फंस गए। क्या लगता है, क्या बजट इनको मिल पाएगा? इनको दो चीजें, पहली चीज तो फर्स्ट आप देखिए कि इनको अहंकार, घमंड, ट्रंप को सिलसिलेवार तरीके से एक ऐसा दुनिया के सामने उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप
आप वेनेजुएला में जाते हैं और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को आप एक लेके आ जाते हैं। उसके बाद आप अटैक करने लगते हैं ईरान पर, फिर आप क्यूबा फिर आप ग्रीनलैंड की बात करते हो। तो यानी कि छोटे देशों को अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है। उसका रीजन ये है, आप किसी को भी धमकाते हो। आप भारत को कहते हो कि ये बंद करो, तेल ईरान से तेल मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो। भाई क्यों ना खरीदे? आप हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है वो कौन डिसाइड करेगा? हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार क्या देख के करेगी? कि भाई हमारे लोगों को प्रॉफिट हो। हमारे लोगों को प्रॉफिट होगा तो भाई हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, सबको हम लाभ होगा। उसका लाभ हम ले रहे थे, लेकिन साहब को 2020 को याद आता है 19-20 में कि नहीं आप बंद कर दो, ईरान से तेल नहीं लेना। सैंक्शंस लगा दिए आपने सैंक्शंस लगा दिए। भाई हमने प्लान बी पर काम किया, रशिया से हम तेल लेने लगे। अब आपको लगा कि नहीं भाई रशिया से भी आप तेल नहीं खरीदेंगे। आपका तेल जो है उसको बारूद का काम कर रहा है, मतलब वो यूक्रेन से लड़ रहा है। तो फिर आपके 32 देश जो यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं वो कौन है? सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा था कि भाई आप रशिया को सह दे रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। हाँ, और आप जो वहां से रेयर अर्थ मटेरियल ले रहे हैं वो क्या है? उससे क्या ले रहा है? उससे क्या वो गुलदस्ते खरीद रहा है देने के लिए? उससे वेपन्स नहीं आ रहे। तो मतलब ये देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। में बहुत ही ग्रामीण भाषा की भाषा में बात बता दूं कि आप अगर दबंग हैं, आप अगर आपके पास में, आप देखिए, हम एक एग्जांपल हो कि अगर एक किसी के पास पैसा ही आ जाता है, बड़ी गाड़ी, उसने कहा कि अब मेरे लिए कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है। एक मेंटेलिटी इस आदमी की ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कि वो चाहते हैं कि मैं जो हूं वर्ल्ड पर राज करूं। एक पहली चीज, ठीक है। एक चीज दिव्यांशु, यहां पर हम लोग को बहुत बारीक जो चीज है, जो मैं हमेशा कहता हूं और हिंदुस्तान की लोगों से भी इस बात को, कि आप इनकी हमेशा स्ट्रेटेजी देखिए, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो नाटो देश हो, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? ये लोग हमेशा दूसरों को लड़ा के खुद का फायदा देखते हैं। इनके लिए क्या है, ईस्ट और वेस्ट को इन्होंने दुनिया को दो भागों में बांटे हुए हैं। वेस्ट का पूरा जो आइडियोलॉजी, इनको लगता है कि हम इस जो ये पूरी दुनिया है इस पर सिर्फ हम ही, हमारा ही राज हो। जैसा जो फिलॉसफी नाजी की होती थी, नाजिज्म की बात करते हैं कि जो हमारी तरह बोल भाषा हो, हमारी जैसी संस्कृति हो, हमारे जैसी स्किन हो, वो हम वही लोग एग्जिस्ट करेंगे यहां पर। बाकी सब क्रिमिनल्स हैं, बाकी सबको मार डालो, काट दो, इनको रहने का अधिकार नहीं। हिटलर ने क्या किया? लेकिन उसके बाद भी कुछ नाजी बचे, कुछ नाजी बचे। या आप ऑन द रिकॉर्ड आप सर्च करेंगे कि वो नाजी कहां गए। उनको पनाह दी गई ब्रिटेन में, और आज के दिन वो नाजी बड़े बड़े पदों पर बैठे जाके। तो मैं कहता हूं कि एक सोच जो थी वो सोच आज भी है, वो खत्म नहीं हुई। अब हम फिर से वॉर पे लौटते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री इतनी डीप है कि अगर आप इसको समझने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उसी दलदल में जिसमें हम लोग घुसते जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये इनकी जो सोची समझी एक रणनीति थी। सबसे पहले पॉइंट 1, इनको वेनेजुएला पर जब ये अटैक कर रहे थे उससे पहले ही ईरान पर अटैक करने की रणनीति इनकी बन चुकी थी। पॉइंट दर पॉइंट समझा देते हैं। वेनेजुएला को 3 तारीख में अटैक किया, जिसकी तैयारी अगस्त में हो चुकी थी। अगस्त में सीआईए ने पूरा बता दिया था कि क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस कहां सोते हैं, इनको सबका सीआईए ने पूरी एक वो कर ली थी। सबसे बड़े ऑपरेशन की बात ये थी सीआईए के, कि सीआईए को ये पता था इसमें कि कहीं से भी अगर हम इनके राष्ट्रपति को अपहरण करेंगे तो यहाँ की जनता नहीं भड़केगी। ये रिपोर्ट सीआईए ने ऑलरेडी पेंटागन को यहाँ पर दे रखी थी। इसके बाद में एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उनको उठा के वहां से ले गए। दुनिया ने हाय तौबा की, लेकिन बचाने कोई नहीं आया। अब वो अकेले, उसमें क्या किया, उसके बाद सारी वहां की ऑयल रिफाइनरीज पे, ऑयल सोर्सेस पे कब्जा कर लिया। सीधा हुआ। अब क्या हुआ, अब अमेरिका ने सोचा कि चलो अब एक जगह से, अब मिडिल ईस्ट में अगर वहां पे जंग करेंगे तो कम से कम हमको और इधर हमारे मित्रों को टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त, अब अमेरिका के पास में इतना ऑयल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल। यूएस का ऑयल बहुत सबसे नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी होता है। उसका वेनेजुएला का ऑयल बहुत अच्छा नहीं है, उसको रिफाइन करने में समय लगेगा और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध से मुझे फायदा होगा, क्योंकि हमारा तेल बिकेगा और हम तो सब कंपोजिट कर देंगे। लेकिन पूरी दुनिया के और भी देश हैं, उनके कोई आपको परवाह नहीं है, और सीधे सीधे है कि भाई हम ही जो है इस विश्व में। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है, खुलकर सामने आए। पहले क्या था, पहले चीजें बैकएंड पर की जाती थी, एजेंसियां करती थी, बहुत गंदा खेल खेलती थी, और इतना गंदा खेल खेलती हैं कि अब श्रीलंका, नेपाल में आप देख सकते हैं कि हालात क्या हुआ। भारत में भी करने की कोशिश की गई, तो ये खतरनाक है। लेकिन अब ट्रंप साहब खुलकर सामने आ रहे हैं। दुनिया के चौधरी कह रहे हैं कि वो ईरान में
बिना किसी शर्त के सरेंडर करिए आप। और ये बात कहते हुए उन्होंने मोस्तफा खामनेई को भी धमकी दी। खामनेई का शासन उत्तराधिकारी आते हैं और उसके बाद मोस्तफा से कहा कि हम नहीं मानते, आप उत्तराधिकारी हैं, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, हम जो कहेंगे वही व्यक्ति यहां पर सुप्रीम लीडर बनेगा। ये बात साफ तौर पर आती ये है। आदमी अपने अपने देश के न्यूयॉर्क के मेयर तो चुन नहीं सकते। ये जो है न्यूयॉर्क का मेयर चुन नहीं सकते हैं, और ईरान का और वेनेजुएला का और क्यूबा का और ग्रीनलैंड का, इन सब के राष्ट्रपति, इन सब के संप्रभु देशों के राष्ट्राध्यक्षों का ये चुनाव करेंगे। अब आप देख लीजिए, कहते हैं कि विश्व का हम वर्ल्ड नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री यूएस, ये है। आप क्या पूरी दुनिया देखने के लिए तमाशा क्या कर रहे हैं आप? ईरान के साथ युद्ध करने में आपका क्या हित है? आपका सिर्फ एक ही हित है, पूरा खेल ये तेल का है, तेल का। आप वहां के सोर्सेस पर कब्जा करना चाहते हो। किस तरह करना चाहते हो? आप जो है अपनी सत्ता बैठाना चाहते हो। कैसी सत्ता? जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले हुआ करती थी। तो अब आप चाहते हो कि वो सत्ता है, आपके अनुरूप काम हो, सारे उसके जितने भी ऑयल डिपोज रिफाइनरीज आपका कब्जा हो जाए। आप जो है मिडिल ईस्ट में आप एक ऐसा जो ताकतवर देश है वो पूरा घुटनों पे आ जाए। लेकिन आप तेल के खेल की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि हम वहां के कट्टरपंथी जो नेता हैं, खामनेई हो या फिर इन्हें जो कट्टरपंथी मानते हैं, हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं, आपको आजादी दिलाना चाहते हैं। और दूसरी बात कि दुनिया को परमाणु का सबसे बड़ा खतरा है ईरान से। ठीक है। अगर अमेरिका नहीं रोकेगा तो फिर ईरान सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, ये ट्रम्प कहते हैं। तो 28 तारीख को मार तो दिया, तो फिर क्यों युद्ध कर रहे हैं? उनका कहना है कि आप लोग फिर वापस परमाणु की ओर जाएंगे। इन्होंने यही तो कहा कि ट्रम्प बात न्यूक्लियर की इधर पर सिर्फ एक बहाना है। पहली चीज, जब इनकी बातचीत चल रही थी दोनों की, जो मीडिएशन में अमेरिका की भी बात चल रही थी और ईरान के बीच में, ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि हम जो है बिल्कुल भी यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे। हम आपको, अगर हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, अगर आपको हम देखना है, अगर आपको चेक करना है, तो आप हमारे देश में आकर चेक भी कर सकते हैं। हमारी न्यूक्लियर साइट्स में न्यूक्लियर नहीं बनाया जा रहा है, और ये बात हम आपको कह देते हैं। लेकिन इनकी दूसरी शर्त क्या आई कि भैया अब तुम बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम भी बंद करोगे। अब इजराइल का कहना है, देखिए ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूरा खेल जो बिगड़ा वो इजराइल की वजह से। इजराइल ने कहा कि भैया अब आप जो है यूएस से कहा कि आप सिर्फ न्यूक्लियर की जो शर्त है इस पर ही मत मान जाइएगा, इसके अलावा शर्त और भी है कि आप अपना मिसाइल्स प्रोग्राम भी बंद करो, क्योंकि हम उनकी जद में। और देखिए तेल अवीव में क्या तबाही मच रही है, इजराइल में भयंकर तबाही। तो ये अब उसने अमेरिका और इजराइल जो कि बिल्कुल, जैसे इजराइल कह ही रहा कि भैया हम बहुत बड़ा योगदान दिया हमने अमेरिका के निर्माण में, अमेरिका के बढ़ने में, तो बात सही ही है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जंग है किसकी है, क्योंकि अमेरिका साफ तौर से ये कहता हुआ आया है कि भाई परमाणु खतरा है, ये खतरा है, कट्टरपंथी नेता है वहां के। लेकिन क्या ये जंग सच में अमेरिका की है? क्योंकि वहां की जनता ट्रंप के खिलाफ उतर चुकी है। सरकार में भी हाल कुछ यही है, संसद से परमिशन नहीं ली गई थी इसकी, और उसके बाद अब जनता आक्रोश में है। नवंबर में चुनाव होने हैं, तो कैसा असर पड़ेगा? ये नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन यूएस की पॉलिसी में होते हैं, ये एक संकेत होता है कि अभी तक आपने जो जैसा आपका शासन रहा है, उसमें जनता क्या महसूस कर रही है। तो ये एक नब्ज टटोलने जैसा इलेक्शन होता है। इसमें अमेरिका को ट्रम्प साहब देख लेंगे कि उनका क्या रिजल्ट है। दूसरी चीज, जो यूएस की पॉपुलेशन है, जनता है, वो इस समय दो चीजों में फंसी हुई है। पहला चीज है कि वो अपने देश के जवानों के साथ में है, उसके साथ एक सिंपैथी है, क्योंकि वहां पे यूएस आर्मी के जवान लड़ रहे हैं। हर देश की जो सेना है, वो चाहे वो किसी भी देश की हो, वो सबका रिस्पेक्ट सबकी करनी है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा है। लेकिन ट्रम्प से नाराज कि आप जो है बेवजह क्यों ऐसे युद्ध में, आपका क्या हित है? आप क्या ईरान ने ऐसा कुछ किया जिससे आपकी शान और शौकत में भाई कोई गुरूर में आपके घमंड में कुछ आंच आई हो? उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार बातचीत की टेबल पर रहा, बार बार अंत तक बातचीत करी। 26 तारीख को आई थिंक बात थी, 28 तारीख को इन्होंने खामनेई को मार दिया। कहा तक तो यहां भी जा रहा था कि जिस समय खामनेई और ये इतनी इजीली जो टारगेट हुए, तो उसका सबसे कहा था कि ये लोग बातचीत की प्लानिंग कर रहे थे। सैन्य कमांडर्स भी थे, उनको पता नहीं था कि ये इस समय अटैक, ये था कि भाई बातचीत चल रही है, तो बातचीत के बीच में ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए वो किसी भी टनल या बंकरों के अंदर नहीं, और एक ऑफिस में, दफ्तर में बैठ के मीटिंग चल रही थी। तो
उसी दौरान ये हमला होता है और उसके हाँ। बाद अगले 24 घंटे से पहले पुख्ता हो जाता है कि ईरान खामेनेई ने अब तुरंत, ये भी बड़ा ही चौंकाने वाला था कि जब ईरान ने इसको एक्सेप्ट किया तब दुनिया भौचक्की रह गई कि यार ये इतनी आसानी सुप्रीम लीडर जी। खत्म हो गया खामनेई, और ईरान ने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि अब तक जो है इसका कोई सबूत अमेरिका ने दुनिया के सामने दिया नहीं है। वो हो सकता है स्ट्रेटेजी हो उनकी कि बाद में दो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक सवाल उठता है, एक आप अगर मतलब सोचो तो एक थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ भी आप हर चीज का सबूत आप देते हो, अपने अपने सारे सैटेलाइट के इमेजेस निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ सामने दुनिया के लाए नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर जनता जानना चाहती है, अमेरिका की जनता हो, ईरान की जनता हो या भारत की जनता, क्योंकि भारत की जनता कहीं ना कहीं संवेदना रखती है ईरान के साथ और सपोर्ट के लिए। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी खामेनेई की मौत के बाद, या वहाँ के शब्दों में कहें तो लोग कहते हैं शहीद होने के बाद, तो क्या ये जंग खत्म हो पाएगी? क्या लगता है, या और लंबी खींचेगी? क्या उम्मीद लग रही है? जंग में दरअसल ऐसा है कि जंग ये खत्म हो सकती है, लेकिन जंग खत्म ऐसे नहीं होगी कि ईरान सरेंडर कर दे या फिर अमेरिका सरेंडर कर दे। दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अमेरिका को रैंप ऑफ करने का कोई मौका है नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा रैंप ऑफ करेंगे तो फिर दुनिया के सामने तो उनका मजाक बन जाएगा। वो एक बार वियतनाम के भुगते हैं, तो अब ये दोबारा ईरान से भुगतने की में जरूरत नहीं करेंगे। इस युद्ध को थाम सकते हैं तो दुनिया के वो देश जो तीनों के चारों के मित्र हैं, जैसे हिंदुस्तान जी। इसमें पश्चिम जो पूरी वेस्टर्न एशिया में, तो इसको लेकर पीएम मोदी लगातार वैश्विक नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों से उन्होंने बात की है, और भी खाड़ी देशों में वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया के पीएम से अनवर इब्राहिम से भी उन्होंने बात की है, और ओमान के उनसे भी प्रिंस से ओमान के उनसे भी बातचीत की है, और सब लोगों से, ताकि किसी भी तरह भाई दोनों पक्षों को, भारत हमेशा से शांति का पैरोकार रहा है। हम किसी भी, ईरान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, इजराइल हमारा मित्र है, अमेरिका भी हमारा मित्र है। हम इस वॉर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। हम ह्यूमैनिटेरियन मानवता के लिए, हमारा मैसेज हमेशा से रहा है कि भाई मानवता के लिए हिंदुस्तान खड़ा है, और यही कारण है कि भारत ने कभी भी रसिया यूक्रेन के बीच में जब युद्ध छिड़ा था, तब भी भारत ने ये कहा था कि भाई आप लोग चाहे, युद्ध कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए बातचीत पर अभी मैंने जीडी बख्शी सर का भी इंटरव्यू किया, तो उनसे भी मेरा यही सवाल था कि तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आगे आना चाहिए, हिंदुस्तान को अब समय है। ट्रंप तो झूठ में अपनी छाती पीट रहे थे, 50 बार छाती पीट चुके कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाता, मैंने रुकवाया सीज फायर। और बोर्ड ऑफ पीस की जब पहली मीटिंग थी उस समय तो वो बोले शहबाज शरीफ से, प्लीज शहबाज शरीफ स्टैंड अप, और शहबाज शरीफ स्टैंड अप हो गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और कहे कि जरा बताइए कि मैंने सीज फायर कराया था, कितना बड़ा काम। बोले यस सर, आपने कराया था। तो ये स्थिति है उनकी, दूसरों से वो करवा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान को यहाँ पर एक बड़ा, तीनों उनकी बात सुनते हैं। ईरान से भी विदेश मंत्री हमारे लगातार अरागची से कांटेक्ट में है, पीएम भी कांटेक्ट में है इधर। तो मे भी एक बीच का रास्ता कोई निकाला जा सके, क्योंकि दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ा जो खतरा है वो एनर्जी को लेकर है। और एनर्जी को लेकर हमारे जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं डिटेल पे, कि एक ऐसा नस है, एक ऐसी एनर्जी की नस है जिसको दाबने से पूरा आदमी छटपटा जाएगा। तो वही छटपटाहट जो है बाकी विश्व में हो रही है। ऑप्शन बहुत सारे हैं आप तेल खरीदने के, लेकिन जो भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान के सबसे करीब था ईरान, वहां से हमको ऑयल इतना सस्ता मिलता था, लेकिन सैंक्शन के बाद में हमने फिर रशिया का मूव किया। लेकिन वो कहता है कि भाई आप जो है 60 या 62 रुपए प्रति डॉलर प्रति बैरल ना लीजिए, आप हमसे लीजिए 85 रुपए 20। मतलब ऐसा क्यों? मतलब ये मैं तो टचवुड एक बात जीडी बख्शी सर की कह दूं अपने मुंह से क्या कर, उन्होंने कहा था कि बहुत क्रूशियल टाइम पर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ट्रंप कहीं को मुंह दिखाने लायक बचे नहीं है। उनका F-35 फाइटर जेट भी क्रैश कर दिया है, उनके थर्ड बैटरी सिस्टम क्रैश किए हुए हैं, रीपर ड्रोन वहां पर जमींदोज किए हुए हैं। खबर तो यहां तक आई है कि वहां पर अब्राहम लिंकन को 1000 किलोमीटर दूर जो है खींचा गया, क्योंकि उसमें 2 बैलिस्टिक से हिट कर गई थी। और इनके दूसरा वाला एडवर्ड
वो था, वो उसके लिए भी आया कि इसको भी पीछे करना पड़ा है। तो ये सेटबैक बहुत बड़ा था, क्योंकि अमेरिका की सेना के आगे, अमेरिका की पावर के आगे ईरान की पावर कुछ नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि कोई तुलना ही नहीं है दोनों के बीच में। अगर लेकिन ट्रम्प साहब तो ये कहते रहे कि भाई हम युद्ध को और लंबा खींचेंगे, हाँ, जब तक ईरान मानेगा नहीं, पस्त नहीं हो जाएगा पूरी तरह, हम युद्ध को खींचेंगे। ट्रम्प ये कहते रहे, तो क्या ट्रम्प युद्ध को खत्म करना चाहते हैं? लेकिन दूसरी तरफ ये देखता है, एक तरफ वो दावे कर देते हैं बड़े बड़े, तो दूसरी तरफ वो अपने जंगी बेड़े को पीछे खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रक्षा बजट को मांग रहे हैं कि भाई हमें पैसा दीजिए, 18 लाख करोड़ रुपया मांगा है भारतीय करेंसी में देखें। तो क्या सच है, एक तरफ ट्रम्प झूठे दावे कर रहे हैं या फिर शेखी बगार ही रहे हैं बस? ट्रम्प अंदरूनी तौर से साफ तौर पर जानते हैं कि ये जंग जो है जितनी आसान थी वो है नहीं, क्योंकि उसके सपोर्ट में रशिया और चाइना है। और रशिया और चाइना किस तरह की शक्तियां हैं ये भली भांति ट्रम्प भी जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानती है। रशिया 3 साल से 4 साल अपना युद्ध यूक्रेन के साथ में लड़ी रहे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो पुतिन के लिए है इस समय, क्योंकि वो पूरी नेटो इस समय उलझी हुई है। यहाँ पर पूरा यूरोप परेशान है, अमेरिका यहाँ पर उलझ गया पूरी तरह से ईरान के साथ में। वहां पर यूक्रेन अब अकेला पड़ गया, वो परेशान है कि हम क्या करें। अब आप तो सब इधर सब आ गए, अब मूवमेंट वहां पर वो हम ये तो हमको पुतिन 4-5 दिन में हमको पूरा कैप्चर कर लेगा। तो ये पुतिन की पूरी एक इस समय, क्योंकि देखिए अब आप फिर हम थोड़ा सा इसको रूस के साथ में युद्ध क्यों हुआ यूक्रेन का, इसके क्या दुनिया कहती है कि वो उसका नाटो में शामिल होना चाहता था, और जमीनी विवाद है, छोड़ने को तैयार। दूसरी चीज है कि नाटो कंट्री अगर बन जाएगा तो पुतिन चारों तरफ से रूस घिर जाएगा नाटो देशों से, तो उसको खतरा है अपनी सुरक्षा को लेकर। ये सब पॉइंट हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि जो 2014 और 2015 ये 2 साल थे जब आप अब देखेंगे कि बैटल ऑफ मैडन हुआ था रशिया में, और उसमें कितना हजारों लोग मारे गए थे। उसमें क्या था, ये लोग जितने नाटो देश थे ये जो है अलग अलग तरीके से रशिया में ऑपरेशन करते थे। वहां पर बच्चों की किलिंग्स हुई, वहां पर बहुत ब्रूटल तरीके से, और इसके बहुत अगर आप बहुत रशिया की रिसर्च को पढ़ें और रशिया के जनरल्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर किस तरह से प्रेग्नेंट महिलाओं के को मारा गया, और बहुत ब्रूटली। और यूक्रेन की बात करें अगर, जो कि उसका रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर लाइन है, वहां की जो पॉपुलेशन, अब आप देखिए जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, हमारी बॉर्डर लाइन वाले पंजाब के कुछ गांव और सरहद के बीच पड़ते हैं ऐसे हैं, लेकिन आप देखिए जो उनका कल्चर होगा ना, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों का एक जैसा हो। बिल्कुल यही हाल था वहां पर क्रीमिया में, जब अटैक किया पुतिन ने, रशिया का अटैक हुआ और उसके बाद क्रीमिया को जब मिला लिया गया, तो वहां के जब लोगों ने 90% लोगों ने वोट दिया था कि हमको जो है इसमें रशिया में शामिल होना है। तो ये वहां पर मेन पॉइंट है। तो आज भी पुतिन जो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को मारा जा रहा है। सबसे पहले जब जैसे जेलेंस्की, वहां पर क्या किया इन लोगों ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उनको हटाया 12 में, फिर अपना राष्ट्रपति बैठाया ये पश्चिमी देशों ने। उन्होंने क्या किया, आते साथ जितने भी यूक्रेन के अंदर जो रशियन भाषा बोलते थे, रशियन की ट्रेडिशन, उसमें सभी दफ्तरों में रशियन भाषा को बंद कर दिया गया कि भाई अब रशियन भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर धीमे धीमे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। फिर धीरे धीरे यूक्रेन की और इन लोगों के जो ज्वाइंट ऑपरेशन होने लगे, MI6 के, CIA के, नाटो के, वो वहां पर लोगों को टारगेट करके रशियन को मारा जाने लगा यूक्रेन के अंदर। इसके बाद जब पुतिन भड़के, और फिर ये 2019-20 की बात है, 20-21 की बात है, वहां पर हजारों लोगों की, ये 14 से लगातार मौतें सिलसिला ही चल रहा था, और युद्ध अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 22 आ गया, 22 से देखिए डायरेक्ट वॉर छिड़ गया, ऐलान कर दिया उन्होंने कि भाई हम युद्ध करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ की फिलहाल दिव्यांशु है, स्थिति बहुत ही गंभीर है। लेकिन मैं यही बता दूं कि ईरान ने जिस हिसाब से ये वॉर लड़ी है, ये काबिले तारीफ है उसकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमारी सिंपैथी ईरान के साथ में क्यों है, उसके कारण ये है कि ईरान ने कोई गलत नहीं किया। अभी जब उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तो उसने ऐसा क्या किया कि, हाँ, अब आप देखिए, अब दिव्यांशु तुम मुझसे सवाल ये कर लोगे, या अगर कि ईरान के अंदर तो देखो तानाशाह हिंदुस्तान, यही आरोप लगे थे बीच में जब खामेनेई के खिलाफ विद्रोह भड़का था, सड़कों पर आगजनी हुई थी, और उसके बाद लोगों को मारा गया, कई हजार लोगों को मारा गया, महिलाओं की, यही बात उठी थी। और यही कहकर ट्रंप और इजराइल आगे आए थे कि हम आप लोगों को आजाद कराना चाहते हैं, अब आप आजाद हैं। खामेनेई की मौत के बाद भी नेतन्याहू खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई
लारीजानी जब खत्म हुए तो हुजूम किसका था, कौन थे वो झंडा लिए लोग हुए, भाई। कौन रो रहा था, कौन मातम मना रहा था। तो देखो दो चीजें हैं, या तो आप गुलामी पसंद कर लो या तो आप तानाशाही चल लो। तो ईरान में जो खामेनी शासन था उसे किस तरह से सही ठहराया जा सकता है? ट्रंप और नेतन्याहू ने यही कहा था और इसी वजह से वो जंग लड़ी गई, लेकिन ये खत्म होने का अब नाम नहीं ले रही। क्योंकि पश्चिमी देशों की चली नहीं ना वहां पर एक भी। एक तो उनकी इंटरनल चीजें हैं हाँ। कि जो अपनी किसके वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो देखो हर देश की अपनी अपनी, अब चाइना में क्या है, अब आप कहो कि वहां पर जिनपिंग से लोग नाराज हैं। अब नॉर्थ कोरिया में हुआ है इलेक्शन, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन वापस आ गए। बिल्कुल। अब क्या 0.007 लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, 99.9 ऐसा कुछ करके वोट मिला, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अब आप कहिए कि वो तो तानाशाह है भाई, उसको क्यों 99% बोले? या अब वही अंतर है दिव्यांशों कि यहाँ पर हमको यहाँ से बैठ के लगता है कि वहां पर चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश की जो इंटरनल चीज है वो आपकी वो तय करता है। वहां पर तानाशाही है, महिलाओं के खिलाफ क्या उत्पीड़न होते हैं, महिलाओं को शिक्षा के प्रति रोका जाता है, वहां पर हिजाब के प्रति, हिजाब नहीं पहनो तो कड़ी सजा दी जाती है, सलाखों में बांध दिया जाता है, ऐसा कहना दुनिया का ये वर्ल्ड मीडिया का प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर हिंदुस्तान में भी दिखाया क्या जाता है, कोई भी टूरिस्ट आता है तो किस चीज की फोटो लेके जाता है पता है? किसकी? यहाँ के दर्शनीय स्थलों की, लोगों की, और किस तरह से लोग रह रहे हैं यहाँ की ऐसी तस्वीरें लेके जाते हैं वो दिखाते हैं कि पुअर पीपुल जो मांग रहे हैं, उनकी बच्चों की जो आप गुमटी लगी उनकी, जो उनसे कहेंगे प्लीज स्माइल, इस तरह की पेंट जाके फिर वहां दिखाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल। people, ये अरे इनको नफरत है, और वो नफरत इनके आज से नहीं है, वो नफरत तब से क्योंकि जब से हमारे ऊपर इन्होंने राज किया। राज करने के बाद भी आज दिन तक ये भूले नहीं है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। क्यों नहीं भूले? अब देखिए उसका भी मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट सुन लो। 1945 चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, ठीक है, महीना भर नहीं बीता इन्होंने ऑपरेशन एक लॉन्च कर दिया ब्रिटेन ने। क्या था? ऑपरेशन अनथिंकेबल। ओके, उसको लॉन्च किया और क्या किया इन्होंने 2 साल के अंदर 1947 भारत के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद आइए फिर 1950 में अब इनको लगा कि यूएसएसआर तो बहुत बड़ा है, रेड आर्मी से जीतना तो असंभव है, बिल्कुल क्या किया गया? नाटो का गठन किया गया भाई, नाटो बनाया गया। मिशन ऑपरेशन अनथिंकेबल चलता रहा, सरकारें बदली, चेहरे बदले, ऑपरेशन नहीं बदला, ऑपरेशन नहीं रुका। 1991 यूएसएसआर को आखिरकार तोड़ दिया। फिर आगे आइए, अब चल रहा है भारत के साथ क्या दिक्कत है यहाँ पर? अभी लीजिए, बिल्कुल इतिहास की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अभी 3 दिन पहले एनआईए ने 6 यूक्रेन और 1 अमेरिका के टेररिस्ट को पकड़ा। ये लोग क्या करने जा रहे थे आपको पता है? मणिपुर में किसी भी तरह से थोड़ी बहुत शांति हुई, उस शांति में ये लोग क्या कर रहे थे? इनका जो प्लान था, जो मुझे इंटरनल सोर्सेस ने बताए, इनके प्लान थे कि वहां पर जाके और ड्रोन्स से पब्लिक के ऊपर छोड़ देते ये ड्रोन, ये जो लोग आए थे इनके, और क्या होता उससे? जंग भड़काना। नहीं, उधर की पॉपुलेशन को लगता कि ये ड्रोन अटैक किया है आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने, और भारत के प्रति उनकी क्या सोच होती? भारत के प्रति असंतोष पैदा होता, और वही चीज फिर वही कुकी मैती भड़का। तो कुल मिला के आप जो है उस देश की पॉपुलेशन को भड़का दो, वहां पर आग लगा दो, और ऑटोमेटिक जनता जब सड़कों पे आ जाएगी तो काम उनका हो जाएगा। यही इनकी वेस्टर्न्स की स्ट्रेटेजी है जो हिंदुस्तान को, लोगों को समझनी चाहिए, और जो इनके बांटने वाले जो रूल्स है कि बांटो और राज करो, बस यही सिंपल इनका उपाय है। तो ये ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध को लेकर है। जंग किसकी है इसको लेकर हमेशा बात होती आई है। जंग इजराइल की है, अमेरिका कूद पड़ता है क्योंकि इजराइल मानता है कि अमेरिका को बनवाने वाले हम लोग खुद हैं, और यही जनता वहां की पूछ रही है अमेरिका की। तो ये सारी चीजें हैं। पेंटागन से उन्होंने बजट की मांग की है, $800 बिलियन का बजट साफ तौर पर पूरे सालाना है, लेकिन वो भी कम पड़ गया। गोला बारूद, असला, सब कुछ अब अमेरिका के पास खत्म होने को है। हालात कैसे हैं ये विनीत सर ने साफ तौर पर आपको बता दिया है। वो सारी अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई हैं। अब आपका कोई सवाल हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में पहुंचाइएगा। जब आप हमारी किसी बात से अगर आप इत्तेफाक ना रखते हो या उसमें भी चाहते हो कि आप इस अगर जो मैंने फैक्ट्स यहाँ पर बताए इसमें से आपको लगते हो कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक उस सवाल का, और ये जितनी वेस्टर्न पॉलिसी है किस तरह से पूरी दुनिया को हैम्पर करती हैं, उसके हम आपको एक से बढ़कर एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे। और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।